थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। पता नहीं ये 2-3 दिन बाद अपने आप होती है कि रिकॉर्डिंग करते समय अपने आप रिकॉर्डिंग नष्ट हो जाती है। ठीक है, आज की रिकॉर्डिंग अब से जितनी होगी उतनी ही ले लीजिए। अभी 15 मिनट हमारे रह रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि मूलभूत विज्ञानों में मूलभूत विज्ञानों में 4 विज्ञान प्रमुख होते हैं: भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र आ जाते हैं। भौतिकी के अंतर्गत, भौतिक के अनुप्रयुक्त विज्ञानों के अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, धातु कर्म, मेटलर्जी, चर्मोद्योग, वास्तुकला वगैरह आ जाती हैं। गणित के अनुप्रयुक्त विज्ञानों के अंतर्गत गणित संबंधी, ज्योतिष संबंधी, सांख्यिकी शास्त्र संबंधी, भूमिति संबंधी सारे विषय आ जाते हैं। रसायन शास्त्र से अनुप्रयुक्त संबंधी पेट्रोलियम पदार्थ का ज्ञान विज्ञान और उर्वरकों का, उर्वरक मतलब जिसको हम खाद या खत कहते हैं मराठी में, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और इसके उपरांत प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के विज्ञान के अनुसार जो अलग अलग नए नए अनुप्रयुक्त विषय आए हैं, जिनमें जैव प्रौद्योगिकी है जिसको हम बायो टेक्नोलॉजी कहते हैं, अनुवांशिकी जिसको आजकल ये कहा जा रहा है, देखिए हेरिडिटी साइंसेस कहा जाता है, कृषि मतलब जिसको आजकल हम एग्रीकल्चर साइंसेस कहते हैं, और पर्यावरण शास्त्र मतलब जिसको आजकल हम इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं, जो कंपलसरी कोर्स आपने शायद किया हो। ये सारे के सारे वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। इसमें और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखिए, इसके माध्यम से वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य, इसको भी समझ लेना चाहिए। वैज्ञानिक साहित्य को थॉमस डी क्विंसे ने ज्ञान का साहित्य कहा है, लिटरेचर नॉलेज कहा है, लिटरेचर ऑफ नॉलेज कहा है। प्रथम स्थान ज्ञान के साहित्य का है, जो ज्ञान का साहित्य है हमारा, जो जैसे समाज में वर्तन कैसे करना चाहिए वगैरह वगैरह, अध्यात्म वगैरह वगैरह। दूसरा है नॉलेज, मतलब ये ज्ञान का साहित्य है। दूसरा स्थान है शक्ति का साहित्य, जिसको हम लिटरेचर ऑफ पावर कहते हैं, जिसमें उपन्यास, कहानी वगैरह वगैरह आ जाते हैं, कविता आ जाती है। यानी प्रथम का उद्देश्य क्या है? जो ज्ञान का साहित्य है उसका क्या उद्देश्य है? ज्ञान सीखना सिखाना, और दूसरे का जो उद्देश्य है उसे गति प्रदान करना, मतलब उसका आचरण में लाना, ये है। वैज्ञानिक साहित्य 4 माध्यम से उपलब्ध होता है। एक, पुस्तकों के माध्यम से; दूसरा, शोध पत्र, शोध पत्रिकाओं के माध्यम से; तीसरा, कोशों, विश्वकोशों के माध्यम से; चौथा, जनसंचार माध्यम से ये प्राप्त होता है। और वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य हमें प्राप्त होता है, उसके भी 3 प्रकार होते हैं: एक मौलिक साहित्य, दूसरा अनुदित या अनुवादित साहित्य, और तीसरा अनुकूलित साहित्य। अब यहाँ जो अनुदित साहित्य है विज्ञान का, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अनुदित साहित्य, पहले मौलिक साहित्य हम देखेंगे। वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का मौलिक लेखन अन्य प्रकार के लेखन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मौलिक साहित्य का लेखन विषय विशेषज्ञ करता है। मूल चिंतन तथा शोधार्थी जो होता है, अनुसंधान करने वाला, जो संशोधक व्यक्ति होता है, जो डिस्कवरी करने वाला व्यक्ति होता है, वैज्ञानिक होता है, वो मौलिक साहित्य लिख सकता है। मूल चिंतक तथा शोधार्थी के रूप में वह अपनी खोज और अनुसंधान संबंधी उद्भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करता है। कुछ वैज्ञानिक तथा विशेषज्ञ इस प्रकार के मौलिक चिंतन आदि की व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं तथा समीक्षा के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त भी करते हैं। कुछ विशेषज्ञ आवश्यकता अनुसार किसी वैज्ञानिक चिंतन में अपने चिंतन का योगदान करते हुए उसके अतिरिक्त साहित्य सामग्री जोड़ करके यथास्थल आवश्यकता अनुसार संशोधन परिवर्तन भी करते हैं। इस प्रकार विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में किसी विषय पर मौलिक चिंतन, विश्लेषण आदि के द्वारा उपयोगी साहित्य विकसित होने लगता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि मौलिक वैज्ञानिक लेखन का विकास अधिकतर उसी भाषा में होता है जिस भाषी देश में वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार प्रायः अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में अपना वैज्ञानिक चिंतन प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी वह ऐसी भाषा को भी अपनाते हैं जो अपने देश की बाहर भी
प्रभावी रूप से व्यवहृत हो। अपने यहाँ इस तरह के लेखन प्रायः अंग्रेजी में ही मिलते हैं, इसलिए वैज्ञानिक लेखन अधिकतर मौलिक लेखन जो होता है अंग्रेजी में मिलता है। मौलिक लेखन से वैज्ञानिक तकनीकी भाषा सहज विकसित होती है। दूसरी बात, अनुदित साहित्य, मतलब जिस मौलिक लेखन का, समझिए अंग्रेजी में बहुत सारी पुस्तकें विज्ञान पर लिखी गई हैं, अगर उनका हिंदी में उल्था करके लिखें तो उसका हिंदी अनुवाद कहा जाएगा और वो अनुदित वैज्ञानिक साहित्य कहलाएगा। विज्ञान की व्याप्ति विशाल है। विभिन्न देशों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन अनुसंधान निरंतर चलता रहा है। हर देश संसार भर के वैज्ञानिक चिंतन अनुसंधान से लाभान्वित होने के प्रयास करता है। इसी प्रकार का एक अंग वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य का अनुवाद भी है। अगर विकसित होना है तो विभिन्न देश अपनी आवश्यकता के अनुरूप अपनी प्रमुख देशी भाषा या कई भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का अनुवाद कराते हैं। इस तरह के अनुवाद मूल ग्रंथों के होते हैं और अनुदित ग्रंथों के भी। उदाहरणार्थ भारत में जर्मन, रूसी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, इटालियन आदि भाषाओं के वैज्ञानिक साहित्य के जो अनुवाद हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में हैं, वे अधिकतर मूल की भाषा से अंग्रेजी में हुए अनुवाद के अनुवाद होते हैं। मतलब देखिए कि जो अन्य भाषाएं हैं, फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा है, इटालियन भाषा या इतालवी भाषा है, स्पेनिश या स्पेन की भाषा है, रूसी या रशियन भाषा है, इनमें जो मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ वह हम सीधे पढ़ नहीं सकते, वह हम अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ते हैं। मतलब हम अनुवाद का अनुवाद करते हैं, न कि अनुवाद करते हैं। ऐसे दोहरे अनुवाद में विषय तथा आशय की स्पष्टता और प्रामाणिकता उतनी नहीं होती है। मूल अनुवाद कितना स्तरीय है उस पर दोहरे अनुवाद की उपयोगिता निर्भर होती है। कुछ वैज्ञानिक स्वयं अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषा का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं। वे कभी कभी अपने मूल लेखन का स्वयं अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। ऐसा अनुवाद किसी अन्य अनुवादक के अनुवाद से निश्चित रूप से प्रामाणिक होता है। एक तरह से यह उसका मौलिक लेखन सदृश होता है। देखिए कि वैज्ञानिक अनुवाद करते समय मातृभाषा में लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा में लिख देगा तो वो थोड़ा सा, अंग्रेजी में लिखेगा तो थोड़ा सा क्या होगा, उसमें मूल पाठ खराब हो जाएगा और फिर उसका मराठी में अनुवाद करना जरा कठिन होता है। फिर भी प्रामाणिकता से अगर अनुवाद किया गया तो ये ज्ञान सभी तक पहुंचा जा सकता है। वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य का अच्छा अनुवाद उन्हीं भाषाओं में होता है जिन भाषाओं में मौलिक साहित्य की परंपरा सुदृढ़ होती है, क्योंकि ऐसी भाषा में वैज्ञानिक तकनीकी की पारिभाषिक शब्दावली का पर्याप्त विकास होता है और उस आधार पर अनुवादक को नए शब्द गढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी शब्दावली के आधार पर नई शब्दावली का सहज विकास ऐसी भाषाओं में निरंतर होता रहता है। इसके अभाव में अनुदित साहित्य क्लिष्ट और अटपटा हो जाता है। क्लिष्ट मतलब कठिन, अटपटा हो जाता है। और उसके बाद तीसरी बात आती है अनुकूलित साहित्य, मतलब भाषा का अनुकूलन नहीं है, आशय का भी अनुकूलन करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंग्लैंड में बैठ कर के आप कोई एक बात को समझते हैं तो उसकी स्थिति अलग होती है, लेकिन वही बात अब मराठवाड़ा में आकर के कहना चाहें तो उसका स्वरूप भी अलग हो जाएगा। इसलिए ये हमें देखना है कि इस प्रकार का अनुवाद मौलिक तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ नए शब्द गढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, पुराने और प्रचलित शब्दों को ही लेकर के चलना चाहिए। और ये सारे जो अनुकूलित साहित्य होता है, इस अनुकूलित साहित्य में अधिकतर संपादित ग्रंथ होते हैं। अब इसके अंतर्गत ग्रंथ लेखन का सार या संक्षेप संपादित संस्कारित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे इसमें होते हैं साइंस डाइजेस्ट, लेख सारांश, चयनिकाएं, संकलित लोक लेख संग्रह, लोकप्रिय ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें, इन सारी बातों को हम
सामने रख सकते हैं। फिर उसके उपरांत देखा जाए तो जो अनुवाद करते समय, वैज्ञानिक साहित्य का, मूल साहित्य का अनुवाद करते समय हमें मूलभूत रीति से ये जान लेना चाहिए कि मूल भाषा जो होती है उस मूल भाषा के अनुकूलन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभी मूल भाषा में आए हुए शब्द अनुपयुक्त होते हैं। जो उपयुक्त नहीं होते तो नए शब्द गढ़ करके उसमें बताने की आवश्यकता होती है। अनुकूलन में अपने देश और भाषा के अनुरूप, अनुकूलन रूप में प्रस्तुति के कारण वह सरल, सहज और उपयुक्त हो जाता है। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं तथा टेलीविजन चैनलों, इंटरनेट आदि पर उपलब्ध सामग्री तथा तकनीकी साहित्य अनुकूलन संस्कार के द्वारा ही संस्कारित रूप में हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 3 प्रकार का लेखन साइंस में किया जाता है। एक मौलिक लेखन होता है, दूसरा अनुदित लेखन होता है, तीसरा अनुकूलित लेखन होता है। तो इस प्रकार से हमारा समय समाप्त होते आ रहा है। हम केवल इतना बताएंगे कि वैज्ञानिक तकनीकी लेखन की परंपरा बहुत लंबी है। सबसे पहले जैक्सन ई मॉरिस ने अपने ग्रंथ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग्स में अरिस्टोटल को पहला वैज्ञानिक लेखक घोषित किया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अरिस्टोटल ने हर विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति की है। ऐसा एक जगह मैंने पढ़ा है कि गधे के कितने दांत होते हैं, ये भी अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन में आ गया तो भी वो अरिस्टोटल के ग्रंथों में उसका उत्तर मिल जाएगा, ऐसा मानकर चलते हैं। आज थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हमारी पहले 10-12 मिनट की नहीं हुई, अंत के 10-12 मिनट की हुई है। तो शायद कोई तकनीकी प्रॉब्लम बीच में, ऐसे महाविद्यालय की मीटिंग के लिए भी इस प्रकार की कठिनाई आई, कोई हर्ज नहीं। आज हम यहाँ रुक जाते हैं। कल की तासिका में, कल भले ही छुट्टी हो लेकिन फिर भी हम तासिका लेंगे। कल की तासिका में वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य, भाषागत विशेषताएं और पारिभाषिक शब्दावली तथा उसके उपरांत एक महत्वपूर्ण बात हम लेने वाले हैं, वो यह है कि तकनीकी साहित्य के अनुवाद की समस्याएं कौन सी आती हैं और उसके समाधान कौन से हैं। तब तक रुकेंगे। धन्यवाद।